सबसे पहले पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा बायोलॉजी का पार्ट है और यह आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को ही क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अच्छा, पाचन तंत्र हो गया। पाचन की क्रिया कितने चरणों से गुजरती है? पाचन की क्रिया 5 चरणों से गुजरती है। 5 चरणों से गुजरती है। ये 5 चरणबद्ध तरीके से गुजरता है। क्या क्या? आइए देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का क्या मतलब हुआ? आप जो भोजन मुंह में डाले, आहार नाल में जो भोजन प्रवेश किया, यही क्या हुआ? अंतर्ग्रहण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन, ठीक है। अच्छा, अंतर्ग्रहण हो गया। अब जब अंतर्ग्रहण हो गया, आहार नाल में भोजन चला गया, तो अब इसका क्या होगा? इसका होगा पाचन। इसका क्या होगा? पाचन। इसको बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद जब पाचन हो जाएगा, तब उसका होगा क्या? अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण, ठीक है। कोशिकाओं द्वारा इसका क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। इसको अवशोषित कर लेगा शरीर में। और चौथा कार्य क्या होगा उसका? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण मतलब ऊर्जा मुक्त करेगा। अब ऊर्जा क्या करेगा? जनरेट करेगा, ठीक है ना। अच्छा, छठा काम क्या हो जाएगा फिर इसका बताइएगा? मल त्याग। मल त्याग हो जाएगा, इजेक्शन हो जाएगा। इजेक्शन हो जाएगा, नहीं, शरीर से मल परित्याग हो गया। तो हमारा टोटल जो है कि ये क्रिया कितने चरणों से गुजरता है? 5 चरणों से गुजरता है। हम लोग देख रहे हैं कि पाचन तंत्र के कितने भाग हैं? तो पाचन तंत्र के 2 भाग हैं। कौन कौन सा? एक है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, और एक है क्या? पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड। 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आहार नाल और एक होता है पाचक ग्रंथियां। यहाँ मुख से लेकर के पूरा गुदा द्वार तक, जहां से जो है कि लेटरिन का मार्ग होता है, वहां तक का मार्ग को क्या कहते हैं हम लोग? आहार नाल कहते हैं। क्या क्या? आप देखिएगा आहार नाल का कौन कौन सा। तो इसमें आपसे पूछेगा कि आहार नाल का लंबाई कितना होता है, तो कहिएगा 9 मीटर या 32 फीट। 9 मीटर या 32 फीट। पूरा मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक हमारा कितना लंबाई होता है? 9 मीटर से 32 फीट तक। अच्छा, इसका कौन कौन सा भाग है, तो कहिएगा मुख गुहा। मुख गुहा, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी। और दूसरा जो भाग होता है वो क्या होता है? ग्रसनी। ग्रसनी। फिर कौन सा होता है? ग्रास नली। ग्रास नली। इसके बाद फिर कौन सा होता है? आमाशय। आमाशय। और फिर कौन सा होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत। और उसके बाद फिर कौन सा होता है? गुदा। तो क्या पढ़ेंगे? ग्रसनी। क्या पढ़ेंगे? ग्रसनी। ग्रसनी हम आपको बताए थे कि ग्रसनी कुछ नहीं है, कंठ में जो 2 छिद्र है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रसनी कहते हैं। इसमें 2 छिद्र होता है, एक को बोलते हैं कंठ द्वार, एक को बोलते हैं क्या? कंठ द्वार, और एक को बोलते हैं निगल द्वार। क्या बोलते हैं? निगल द्वार। ये जो कंठ द्वार है और ये क्या है? निगल द्वार। ये जो कंठ द्वार है यहीं खुलता है श्वास नली और यहीं से सुर निकलता है, जो गाना वगैरह क्या करते हैं भैया? गाते हैं, ठीक है। और यह है निगल द्वार, इससे भोजन जो है कि जाता है। तो आप भोजन जाता है तो कभी कभी देखते होंगे कि सड़क जाते हैं। वो ऐसा होता है कि यहाँ पे जो 2 ढक्कन होता है ना, तो एक पाया जाता है एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस पाया जाता है, जो उस छिद्र को बंद करता है। किसको? कंठ द्वार को। जब भोजन जाता है तो वही अगर यदि कभी कंठ द्वार बंद नहीं हो पाता है, तो जो है कि एपीग्लोटिस अगर कंठ द्वार को बंद नहीं करता है, तो निगल द्वार के माध्यम से भोजन ऊपर चल जाता है। कहते हैं सड़क गए। नहीं नहीं, अमूर्खा लोग क्या कहेगा? वो याद कर रहा है, तुझे याद कर लिया है आयत की तरह।
नहीं। अगला चलते हैं तो दो द्वार है, एक है कंठ द्वार और एक क्या है, निगल द्वार। ठीक है, निगल द्वार जो अगला जो खुलता है, ये खुलता है ग्रास नली में। किसमें खुलता है? ग्रास नली में। भाइयों बहनों, ग्रास नली कुछ नहीं है, एक फूड पाइप है। ग्रास नली क्या है? एक फूड पाइप है, बस ये पाइप है। और इसका लंबाई कितना होता है? इसका लंबाई होता है 25 सेंटीमीटर। किसका? ग्रास नली का। तो ग्रास नली एक खाली क्या है? फूड पाइप है। जैसे ही भोजन इसमें पहुंचता है तो ये जिस आकृति का हम बनाए ना, इसी आकृति का वो सिकुड़ता है। इसको बोलते हैं कर्मानुकुंचन। क्या बोलते हैं? कर्मानुकुंचन। टेढ़ा मेढ़ा होकर भोजन धीरे 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 हमारे आमाशय में पहुंचता है। तो ये केवल पाइप है। तो बताइए इसमें भोजन का पाचन होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह केवल क्या है? पाइप है। इसीलिए आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि ग्रसनी में, ग्रास नली में भोजन का पाचन होगा? कहिएगा नहीं, क्योंकि वह क्या है? एक पाइप है। नहीं। तो इसमें क्या होता है भैया? कर्मानुकुंचन। कर्मानुकुंचन की घटना होती है, घटना होती है। कर्मानुकुंचन की ग्रास नली है तो ग्रास नली में भोजन, ग्रास नली में भोजन, भोजन निगल द्वार द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? निगल द्वार द्वारा पहुंचता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? ये लार से सना हुआ भोजन होता है। ये लार से सना हुआ भोजन होता है। लार से सना हुआ भोजन होता है। लार से सना हुआ भोजन को बोलस कहते हैं। या पूछता है कि मुंह में जो अभी हम भोजन लिए, लार में जो समाया उसको क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं। फिर ये भी पूछेगा कि काइन किसको कहते हैं? बात समझ में आया? तो बोलस कहते हैं। आगे, इसमें पाचन नहीं होता है। किसमें? ग्रास नली में। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, नहीं होता है। अच्छा, ग्रास नली के माध्यम से, ग्रास नली के माध्यम से भोजन, भोजन आमाशय में पहुंचता है। भोजन आमाशय में पहुंचता है, पहुंचता है। अगला है वह है क्या? अग्नाशय। हाँ, आमाशय, आमाशय, स्टमक, स्टमक नहीं। अब जो है कि हम लोग स्टमक पढ़ेंगे तो स्टमक का सबसे पहले अगर यदि आकृति का बात करें तो इसका आकृति जो होता है ना, ये अंग्रेजी के जे आकार के समान होता है। कैसा होता है? अंग्रेजी के जे आकार के समान होता है। इसका आकार अंग्रेजी के जे के समान होता है, समान होता है। इसका 3 भाग होता है। इसका कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। पहला ऊपरी भाग और होता है, ये अंग्रेजी वर्णमाला के जे आकार का होता है। और इसका सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? कार्डियक। और उसके बाद कौन सा होता है? फंडिक, मध्य वाला भाग। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? पाइलोरिक, पाइलोरिक। आमाशय में, आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटा रुकता है। 4 से 5 घंटा रुकता है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे इसे ही भोजन पहुंचता है तो जठर रस निकलता है। आमाशय में, आमाशय में भोजन पहुंचते ही क्या निकलता है? जठर रस। आपको पूछेगा कि जठर रस कहां से निकलता है? तो जठर ग्रंथियों से निकलता है। और जठर ग्रंथि कहां पे होता है? तो आमाशय में होता है। देखिएगा, एक होता है अग्नाशय, एक होता है आमाशय। ये दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है ना? हाँ, तो आमाशय में भोजन पहुंचते हैं, कौन सा रस निकलता है? जठर रस। अब देखिएगा जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि में 3 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। श्लेष्मा कोशिका, श्लेष्मा कोशिका, यह श्लेष्मा कोशिका से निकलता है श्लेष्मा। श्लेष्मा, श्लेष्मा एक चिपचिपा द्रव होता है, जो कि जैसे नाक से निकलता है, खखार जो निकलता है उसी टाइप का होता है। इसका काम है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे आमाशय के दीवारों की क्या करना? रक्षा करना। तो श्लेष्मा कोशिका से क्या निकलता है? श्लेष्मा निकलता है। उसके बाद अगला कोशिका है अम्लजन कोशिका, अम्लजन कोशिका या भित्ति कोशिका, भित्ति कोशिका। इससे निकलता है HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। अच्छा, उसके बाद एक है
अगला जो हमारा जाइमोजिन कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, इससे दो तरह का जो है कि एंजाइम निकलता है। एक का नाम है पेप्सिन, पेप्सिन, और एक का नाम है रेनिन। और यह दोनों इंपॉर्टेंट होता है। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया कि पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम कहां से स्रावित होता है, तो बताइएगा आमाशय से स्रावित होता है। आमाशय में जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि में 3 कोशिका पाया जाता है, श्लेष्मा कोशिका, अम्लजन कोशिका और जाइमोजिन कोशिका। और श्लेष्मा कोशिका से क्या निकलता है? श्लेष्मा निकलता है। अम्लजन या भित्ति कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, और जाइमोजिन कोशिका से पेप्सिन। और क्या निकलता है? रेनिन। अब पेप्सिन देखिए ये है, प्रोटीन का पाचन करता है, और रेनिन दूध में घुला हुआ प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। तो आगे देखते हैं। चलिए, आमाशय में हम लोग देखे अभी ये पाया जाता है क्या? HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा बताइए, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। दो चीज याद रखिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है ना। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब स्वाद में खट्टा होता है तो आमाशय में जो भोजन होगा वो खट्टा होगा कि तीता होगा? खट्टा होगा, क्योंकि यही। अच्छा, ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कि हानिकारक जो जीव, जो हानिकारक चीज हमारे पेट में पहुंच जाता है, जो हानिकारक जीवाणु हमारे पेट में पहुंच जाता है, आमाशय में पहुंच जाता है, उसको क्या करता है? मार देता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम आपको बताएं कि 2 एंजाइम पाया जाता है। एक पाया जाता है पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम, ये बहुत पूछता है, पेप्सिन एंजाइम। और एक पाया जाता है रेनिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। और रेनिन क्या करता है? दूध के प्रोटीन को पचाता है, दूध के प्रोटीन को, दूध के प्रोटीन को पचाता है। कौन कौन? रेनिन। तो दूध में कौन सा? दूध के प्रोटीन को कौन पचाता है? रेनिन एंजाइम। और पेप्सिन को किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है? हाँ, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। और रेनिन किसको पचाता है? दूध के प्रोटीन को पचाता है। नहीं पचाता है, ठीक है। दूध में कौन सा जो है कि प्रोटीन पचता है? तो कहिएगा केसिन। क्या पचता है? केसिन। और केसिन को पचाता कौन है? रेनिन। दूध में पाया जाता है क्या? केसिन। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? केसिन के कारण। और दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और इसको पचाता कौन है बताइएगा? रेनिन पचाता है। नहीं, और कभी कभी प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का पाचन होता है? तो देख लीजिए, प्रोटीन का पाचन कहां हो जाता है? आमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहां पे हो जाता है? आमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहां जाता है? आमाशय में। जबकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट का पाचन आमाशय में नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। तो प्रोटीन का पाचन कहां होता है? आमाशय में, ठीक है। आगे आपसे कहेगा कि आमाशय में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। अभी तुरंत बोले, मुंह में जो भोजन पचता है उसको, मुंह में जो लार से सना हुआ भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलस। याद नहीं रह रहा है तो बोलते कहां से जी? मुंह से ना। तो मुंह में जो भोजन समाएगा लार में उसको क्या बोलेंगे? बोलस। अब बोलस की पहुंचता है आमाशय में, और आमाशय में जो उसमें मिलता है HCl वगैरह मिलता है, एंजाइम वगैरह मिलता है, जो पचता है उसको क्या बोलते हैं? काइम। अभी काइम पहुंचता है कहां पे? छोटी आंत में। कहां पहुंचेगा? छोटी आंत में। तो अगला हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं आमाशय के बाद? छोटी आंत। किसको? छोटी आंत। छोटी आंत को बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत का जो 3 भाग होता है उसको बोलते हैं DJI। अच्छा, सबसे पहले छोटी आंत के लंबाई का बात कर लें एक बार। छोटी आंत की लंबाई कितना होता है भैया? 6 मीटर। 6 मीटर। आमाशय का लंबाई 30 मीटर, 30 सेंटीमीटर। आमाशय का लंबाई 30 सेंटीमीटर। ग्रास नली का लंबाई 25 सेंटीमीटर। नहीं, और पूरे आहार नाल का लंबाई 9 मीटर या 32 फीट। 9 मीटर या 32 फीट। तो छोटी आंत का लंबाई होता है 6 मीटर। आप पूछेगा चौड़ाई कितना होता है? तो कहिएगा 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? चौड़ाई। अब छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत का 3 भाग है, 3 भाग है। इसको कैसे याद रखेंगे? DJI, DJI। एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलम। बात समझ में आया? और यहीं से प्रश्न बनता है। तो आगे चलेंगे। अभी रुक मिनट। अभी देखिए, छोटी आंत हम लोग देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। सबसे पहले इसका बात करेंगे अगर लंबाई का,
तो इसका लंबाई होता है 6 मीटर और चौड़ाई भी पूछ ले तो आप क्या बताइएगा 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत का एक खासियत जानते हैं, छोटी आंत बड़ी आंत से बड़ी होती है नहीं, हाँ नाम खाली है छोटी आंत, बात समझ में आया। जबकि ये लंबाई में क्या होता है बड़ी आंत से बड़ी होती है। बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहते हैं उसका फैलाव ज्यादा होता है, बात समझ में आया, लेकिन लंबा वो कम होता है। तो छोटी आंत क्या होती है बड़ी होती है। लंबाई कितना 6 मीटर या 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा हम आपको बताए कि छोटी आंत के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन सा? डी जे आई। डी से बना ड्यूडेनम, जे से बना जेजूनम और आई से बना इलम। इलम इसको बोलते हैं पक्वाशय। पक्वाशय ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ग्रहणीय पक्वाशय। अब इसमें क्या आता है पक्वाशय में क्या आता है, तो यहां से निकलता है भैया, यहाँ पर जो यकृत से निकलने वाला पित्त रस है, ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछता है कि पित्त रस कहां निकलता है? यकृत से। कहां से? यकृत से। और इसमें आकर के गिरता है, तो यकृत से निकलने वाला पित्त रस इसमें गिरता है, इसमें आकर के आता है, गिरता है या फिर मिलता है। अच्छा कई बार यह भी पूछ लिया गया है कि पित्त रस का पक्वाशय में गिरना कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है। कैसी है? प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे कि हम लोग आंख अपने से नहीं मारते हैं, अपने पलक झपकते रहता है। अच्छा पसीना आता है, इस पे हम लोग का कोई कंट्रोल है क्या? नहीं कंट्रोल है। बात समझ में? छींक आ जाता है, कहीं कहीं मुंह खोल के छींकने लगते हैं, नहीं, खांसी डकार इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया। बात समझ में आया? ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया होती है, जिसमें हमारे इच्छा से नहीं होता, अनैच्छिक जो इच्छा से होता है वह ऐच्छिक क्रिया। बात समझ में आया? तो हम लोग देखे कि ड्यूडेनम पक्वाशय या ग्रहणी, इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त रस आके क्या होता है? गिरता है। पक्की बात। पित्त रस का पक्वाशय में गिरना कैसी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन है। कैसा एक्शन है? रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है आगे अब देखिएगा कि छोटी आंत में भोजन पहुंचा। छोटी आंत में जब भोजन पहुंचा था तो वह HCl से सना हुआ था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सना हुआ था। इसका मतलब भोजन कैसा था? खट्टा था नहीं। अब जैसे ही पहुंचा छोटी आंत में तो वहां आकर के मिला कौन? पित्त रस। अब पित्त रस होता है क्षारीय, तो अब भोजन को क्या बना दिया? क्षारीय, अम्लीय से क्षारीय। कौन बनाया? पित्त रस। कौन बनाया? पित्त रस। तो हम लोग बात करते हैं पित्त रस का। पित्त रस इसको बोलते हैं पित्त रस, इसको बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस। पित्त रस को क्या बोलते हैं? बाइल जूस। अब हम लोग बात करेंगे पित्त रस। सबसे पहले ये निकलता कहां से है? निकलता कहां से है? तो आप कहेंगे कि ये निकलता है यकृत से। यकृत मतलब लीवर। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। तो पित्त रस निकलता कहां से है? लीवर से निकलता है। और ऐसे भी पित्त रस निकलता है। हाँ तो पित्त रस निकलता कहां से? यकृत से, लीवर से। और जमा कहां पे होता है? पूछे जमा कहां होता है तो कहिएगा पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार का थैली होता है, आगे वह भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है तो 3 चीज देखे, पित्त रस, बाइल जूस, निकलता कहां से? यकृत लीवर से, और जमा कहां होता है? पित्ताशय। पक्की बात। आगे अब देखते हैं कि पित्त रस में क्या क्या पाया जाता है। पित्त रस का सबसे पहला रंग कैसा होता है? पीला होता है, यह बात याद रखिएगा। नहीं पीला हरा दोनों होता है, पीला अभी याद रखिए। उसके बाद इसमें इसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। ये अम्लीय होता है कि क्षारीय? तो पित्त रस क्षारीय होता है। पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय होता है। पक्की बात। सबसे पहले पूछता है कि पित्त रस में जल कितना पाया जाता है? 85%। फिर पित्त वर्णक कितना? अगला पित्त लवण कितना? 0.7%। अगला कोलेस्ट्रॉल 0.28%। और कुछ? मध्यम वसाएं कितना? 0.03%। और कुछ? लेसिथिन
लेसिथिन कितना 0.15%, यही है ना। तो ये सब चीज पाया जाता है, इसको क्या करिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, प्रतिदिन कितना स्रावित होता है? 700 से 1000 प्रतिदिन 700 से 1000 ml इसका क्या होता है भैया, श्रावण होता है। नहीं, पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपको बता दें कि पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में कोई भी एंजाइम पाया नहीं जाता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत पूछता है। ठीक है, ये पूछता है।